अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मोस्टली हमारे पास एल्डरली पेशेंट आते हैं क्योंकि हार्ट डिजीज़ जो है बड़ी एज के लोगों में ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जो है ओल्ड एज के पेशेंट आ रहे होते हैं, बड़ी उम्र के लोग आ रहे होते हैं जिन्हें कम सुनाई दे रहा होता है और वो कहते हैं, रिपीट करते हैं कि डॉक्टर साहब ज़रा और ऊंचा बोलें और ऊंचा बोलें। तो मैंने सोचा कि आज ये टॉपिक कवर करते हैं कि हेयरिंग लॉस जो है, हमें जो कम सुनाई दे रहा होता है, जो एज के साथ होता है या किसी बीमारी के साथ होता है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि जो बच्चे पैदाइशी तौर पे जिनको नहीं सुनता, उनके लिए जो लेटेस्ट ऑपरेशन होता है कॉकलियर इम्प्लांट, उसके बारे में भी आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नाज़रीन, अलामात ये होती हैं अमूमन के, एक तो कान में आवाज़ कम सुनाई देती है। शुरू में तो लोगों को खुद से फील नहीं होता है, लेकिन लोग रियलाइज़ कराते हैं। दूसरी मुश्किल ये होती है कि अल्फाज समझना मुश्किल होता है। अगर कोई बोलता है तो आदमी समझ नहीं पा रहा होता है कि उसने लफ्ज़ क्या बोला है, उसकी लिप रीडिंग करने की कोशिश करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे जहाँ पे बैकग्राउंड में शोर हो, नॉइज़ हो, जैसे गली है या बाहर ओपन स्पेस है, तो वहाँ पे बाहर शोर भी होता है। ऐसे में आवाज़, अल्फाज का समझना जो है वो मुश्किल होता है। तो ऐसे पेशेंट यही कह रहे होते हैं बार बार कि आप ज़रा ऊंचा बोलिए, हमें समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, या रिपीट करते हैं क्या क्या क्या, इस टाइप की जो चीज़ें रिपीट करते हैं। तो यही अलामात हैं शुरू में कम सुनाई देने की। रिस्क फैक्टर जो है या इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो एज है। एज के साथ साथ जो है वो सुनना कम हो जाता है। 40 से 50 साल की एज में कम सुनना स्टार्ट हो जाता है। हर 5 में से एक शख्स उसको कम सुनाई देने लगता है 40 से 50 साल की एज में। और जो एज बढ़ती जाती है, ये हेयरिंग लॉस या कम सुनाई देना या बहरापन ये बढ़ता जाता है। उसके अलावा शोर, यानी कि लाउड नॉइज़ जो होता है, यानी कि वो लोग जो शोर में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि सिंगर हैं कि पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, या ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे मशीनों का शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो इन लोगों में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं हेयरिंग लॉस के। तो इसका हम जो हेयरिंग को हम जो काउंट करते हैं वो डेसिबल में काउंट करते हैं, यानी कि इसकी जो पैरामीटर है वो डेसिबल है। तो 85 डेसिबल से ज़्यादा कोई भी शोर जो है वो कान के लिए नुकसानदेह होता है। तो जो भी नॉइज़ हो या जो आवाज़ है वो 85 डेसिबल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा ये हेरिडिटरी भी होता है, यानी कि ख़ानदान में भी बहरापन जो है वो होता है। तो आप देखेंगे कि बड़ों में तो उनमें से कुछ बच्चों के भी होता है। इसी तरह कुछ इन्फेक्शन है कि जैसे ख़ास तौर पे बच्चों में फ्लू, नज़ला, खांसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसकी वजह से जो मिडल ईयर है उसमें पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से जो ईयर ड्रम है, जिसे कान का पर्दा कहते हैं, तो ये फट जाता है, इसमें सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चों को कम सुनाई दे रहा होता है। तो फ्लू की वजह से या कान में इन्फेक्शन की वजह से ये बहुत ही कॉमन है कि इसके कुछ चीज़ें जो हैं वो मिडल ईयर जो है उसकी कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे ऑस्टियोस्क्लेरोसिस वगैरह है। तो ये कुछ ट्यूमर हैं या कैंसर कह लें या ट्यूमर कह लें। तो इसके अलावा हेड इंजरी है, हेड इंजरी के बाद भी सुना है। तो ये वो कॉमन चीज़ें हैं, रिस्क फैक्टर या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमें कम सुनाई देता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो कान की एनाटमी वो ये है कि यहाँ कान के सुराख से लेके और पर्दे तक हम इसको एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, और बीच का जो पोर्शन है उसको मिडल ईयर कहते हैं, और जो अंदर का पोर्शन है उसको इनर ईयर कहते हैं। तो इनर ईयर जो है कॉक्लिया या इनर ईयर कहते हैं। और ये जो है ये ऑडिटरी नर्व जो होती है, जो सुनने की नर्व है, उससे अटैच होता है, वो ब्रेन में जाके मैसेज पहुंचाती है, ऑडिटरी नर्व। तो ये एनाटमी है जो कि आगे आपको काम आएगी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसी स्टेज पे आपको बताया था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी को सुनता है और अचानक ही सुनना बंद हो जाता है। ऐसा अमूमन जो है इन्फेक्शन में होता है, ख़ासतौर पे मेनिंजाइटिस जो गर्दन तोड़ बुखार है उसके अंदर ये काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा जो मम्स है या कन्फेड जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी होता है। मीजल्स खतरा के अंदर होता है, चिकन पॉक्स के अंदर होते हैं। तो ये हर्पीज जोस्टर के अंदर होता है। हर्पीज इन्फेक्ट जो इन लोगों को कुछ इरेक्शंस होती हैं, रेड कलर के निशान पड़ जाते हैं, पेन होता है। तो ये कुछ वायरल इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिनकी वजह से सडन लॉस होता है, अचानक जो है वो सुनाई देना कम हो जाता है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से हेयरिंग लॉस होता है या सुनाई देना कम हो जाता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो वाइग्रा है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए वाइग्रा लेते हैं। वाइग्रा का ये है कि वाइग्रा लेने के 24 घंटे के बाद एक कान में
सुनाई बिल्कुल बंद हो जाता है। यानी कि ये कॉमन जो है ऑब्जर्वेशन वो ये है कि वायग्रा कोई लेता है, उसकी 24 घंटे के बाद एक कान में सुनाई देना बंद हो जाता है। तकरीबन 2/3 लोगों में ये परमानेंट होता है, यानी कि कान का जो हियरिंग लॉस है ये हमेशा के लिए होता है। 1/3 लोगों में ये कान वापस भी आ जाता है। तो एक तो वायग्रा है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट, और इसी से रिलेटेड जितनी भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन की मेडिसिन है जो इस ग्रुप के अंदर आती हैं, तो ये केयरफुली रहें कि अगर आपको कुछ इस तरह की होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरे जेंटामाइसिन है जो कि बहुत कॉमन हॉस्पिटल प्रैक्टिस में यूज़ होती है। जेंटामाइसिन बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, मगर इससे सुनने और बैलेंस सिस्टम दोनों खराब हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी को जेंटामाइसिन दे रहे हैं तो लाजमी तौर पे ये देख लें कि उसको चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, पेशेंट गिर तो नहीं रहा है, या उसका सुनने का जो है वो सही है, और फिर भी अगर चाहें तो उसके टेस्ट भी करा सकते हैं। ना ही इसको टेस्ट करने के लिए, हेयरिंग को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है उसे प्योर टोन ऑडियोमेट्री कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हेडफोन लगाते हैं कान के अंदर और मशीन के ज़रिए आवाज़ सुनाई देते हैं, कि फिर देखते हैं कि वो कितने डेसिबल पे सुनाई दे रहा है। नॉर्मल 0 to 15 देना वो डेसिबल होता है, यानी कि 0 से लेकर 15 डेसिबल तक नॉर्मल होता है। उसके बाद फिर आप ग्रेजुअली बढ़ाते रहेंगे, फिर आप कि स्लाइट इसको कहते हैं, माइल्ड कहते हैं, मॉडरेट कहते हैं, सीवियर कहते हैं, कि डिफरेंट स्टेजेस हैं डेसिबल्स के कि कितने पे सुनाई देता है। उसके हिसाब से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये स्लाइट है, माइल्ड, मॉडरेट। मॉडरेट जो है उसमें अमूमन हेयरिंग एड की ज़रूरत पड़ती है, कि मॉडरेट के अंदर आदमी जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है वो सुन नहीं पाता है, उसको फिर कहना पड़ता है कि ज़रा ऊंचा बोलें, ज़ोर से बोलिए, ये तो कहना पड़ता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन आदमी नहीं सुन सकता है। स्लाइट और माइल्ड तक जो है गुजारा हो जाता है, लेकिन मॉडरेट में हेयरिंग एड की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कि क्या कुछ न्यूट्रिशन ऐसी हैं जिनको लेने से हमारी हेयरिंग पावर बेहतर हो सकती है? बिल्कुल, विटामिन ए, सी, ई और मैग्नीशियम, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन ए, सी, ई और मैग्नीशियम। इसके अलावा फॉलिक एसिड, B12 और विटामिन डी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये रेगुलर लें तो हमारी हेयरिंग जो है बेहतर हो सकती है। दूसरे ये कि नॉइज़ से बचें, और अपने जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर चेक करवा लें, टेस्ट करा लें, ताकि जो है आइडिया हो जाए कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर को चेक कराने मुमकिन है कि ये ट्रीटेबल डिजीज़ हो, अगर नहीं ट्रीटमेंट होगा तो फिर हेयरिंग एड यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में। देखें, कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो पैदाइशी तौर पे सुनते नहीं हैं। शुरू में तो घर वालों को आइडिया नहीं होता, लेकिन जो ही बच्चे बड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि आप उन्हें आवाज़ दे रहे हैं तो वो देखते नहीं हैं, यानी कि तो उस तरफ मुतवज्जे नहीं होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता घर वालों को आइडिया हो जाता है कि बच्चा सुन नहीं पा रहा है। अब ये कि अगर जो बच्चे सुनते नहीं हैं तो वो बोलते भी नहीं हैं, तो वो लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। एक दौर था कि इसका ज़ाहिर है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं था, हेयरिंग एड भी ट्राई किए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हेयरिंग एड काम नहीं करते हैं, यानी कि उनका जो इनर ईयर है वो या तो बना नहीं होता या डैमेज होता है, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हम जिस दौर में रह रहे हैं ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आज इसकी ऑपरेशन मौजूद है, एक कॉकलियर इम्प्लांट, एक सर्जरी मौजूद है। इसमें क्या करते हैं कि एक जैसे जो इनर ईयर को हम कॉकलिया कहते हैं, तो जो इनर ईयर है कॉकलिया वो हम यहाँ यहीं पे इम्प्लांट कर देते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं नर्व के साथ, यानी कि फिर वो सारा एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर तीनों को बाईपास कर देता है और जो साउंड है साउंड को डायरेक्ट नर्व से कनेक्ट कर देता है। नर्व जो है वो ब्रेन तक पहुंचाती है। इसकी साउंड जो है वो मैकेनिकल होती है। तो जैसे कि आप कोई कंप्यूटर की आवाज़ है तो बच्चे को शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वाँ सी आवाज़ थी कि जो है वो कंप्यूटर जैसी आवाज़ उसको सुनाई दे रही होती है, फिर लेकिन वो ग्रेजुअली सीख जाता है। और उससे फ़ायदा ये है कि अगर 10 महीने से लेकर 18 महीने तक ये लैंग्वेज सीखने का टाइम होता है, अगर इस टाइम पे आप ऑपरेशन करा दें तो बच्चा प्रॉपरली लैंग्वेज सीख सकता है कि वो अल्फाज को आहिस्ता आहिस्ता समझने भी लगता है और फिर बोलने भी लगता है और एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, इशू ये है कि इस पर खर्चा बहुत आता है। तकरीबन पाकिस्तान में 25 से 30 लाख रुपए जो है वो खर्च होते हैं। कुछ लोग वेलफेयर बेसिस पे भी इसको करते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम करने का मेन पर्पज़ यही है कि जो बच्चे डेफ पैदा होते हैं, जो बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता है, तो आप डॉक्टर को दिखा दें और
कॉकलियर इम्प्लांट के लिए जो है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो देखें, इससे बड़ी बात नहीं है कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज सीख जाएगा। मैक्सिमम एज यहाँ पे पाकिस्तान में इसको 3 साल कहा जाता है कि उसके बाद फिर लैंग्वेज सीखना इतना इजी नहीं होता। बच्चा आवाज़ तो सुनता है, अटेंशन देखता है, इधर देखता है, मगर वो अल्फाज नहीं सीख सकता, लैंग्वेज नहीं सीखता है, ज़बान नहीं सीख सकता है। तो ज़बान सीखने का बेहतरीन टाइम 10 महीने से 18 महीने है। कुछ लोग 2 साल तक भी ऑपरेशन करते हैं और मैक्सिमम लिमिट जो है 3 साल है। इसके बाद फिर ऑपरेशन बच्चे का करने का कोई इतना खास फायदा नहीं होता। अच्छा, जो एल्डरली लोग हैं, जो बड़े लोग हैं जिनको हियरिंग लॉस होता है, वो भी कॉकलियर इम्प्लांट करा सकते हैं। उनको भी जो है वो फ़ायदा होता है कि अगर इनर ईयर की प्रॉब्लम है तो ओल्ड एज के अंदर भी होता है, करा सकते हैं। मगर पाकिस्तान में इस वक्त जो बेसिकली ये बच्चों के अंदर ही हो रहा है और कई जगह पे है, जैसे मैंने मालूम किया कि ज़ियाउद्दीन में है और आगा खान हॉस्पिटल के अंदर है और तकरीबन कॉस्ट इसकी 25 से 30 लाख रुपए है। देखिए, अपने बच्चे की लाइफ के लिए, आप उसकी ज़िंदगी के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको लाजमी खर्च करने चाहिए, और नहीं कर सकते तो वेलफेयर के अदारे जो ये कर रहे हैं उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए।